राम कैथल विधायक, पूर्व विधायक तेजवीर जी, एफर्ड चेयरमैन कैलाश भगत जी, कुलवंत बाजीगर जी, दिनेश कौशिक जी और पूरा सम्मानित मंच। बहुत कुछ जो हमने किया और हम कर रहे हैं उसके बारे में कहा जा चुका है। कल मैं केजरीवाल और राहुल गांधी के स्टेटमेंट, उनकी मैनिफेस्टो, यानी वो क्या करेंगे, वो मैं सुन रहा था। तो उन्होंने कहा कि जो इन्होंने किया है उसका सारा उल्टा करेंगे। यानी धारा 370 जिसको हमने स्क्रैप किया, नेस्तो नाबूद किया, राहुल कहता है उल्टा ही इसको ले आऊंगा, यानी जो पूरा पहिया घुमाऊंगा। अरे तुमने इतनी तो शर्म करो कि पहले देश का विभाजन करा दिया, 1 करोड़ से ज्यादा लोग बेघर हुए, 30 लाख मरे, फिर कश्मीर पाकिस्तान को आधा दे दिया नेहरू जी ने, तिब्बत चीन को दे दिया, और अब भी कहते हैं कि इस धारा 370 को वापस लाएंगे। यानी सारा चक्कर कश्मीर की जनता से पूरा बैर भाव निभाएंगे। और मैं बड़ा खुशकिस्मत हूं ऐसी पार्लियामेंट में रहा जिसमें धारा 370 हटाई, उस पर भी बटन दबाया। मैं जब कप्तान था कश्मीर में तो मेरी बड़ी इच्छा थी मैं वहां सेटल हूं, मगर ये नहीं पता था मोदी जी 45 साल के बाद मेरा बटन दबाओगे। इसी तरह बहनों की रिजर्वेशन 33% पार्लियामेंट में और असेंबली में कराई, उसमें भी हम शामिल हुए। एक कहते हैं कि सीए ने भी वापस करूंगा। सीए का मतलब है जो मजलूम हिंदू, मजलूम सिख, मजलूम ईसाई, बौद्ध, जैन, जिन पर अत्याचार हो रहे हैं उनको हिंदुस्तान की नागरिकता दी जाए। आपको याद होगा तालिबान की हुकूमत आई और अफगानिस्तान से गुरुद्वारे भी कब्जा कर लिए और मंदिर भी, और गुरु ग्रंथ साहब को मोदी जी बाअदब अफगानिस्तान से लेके भारत में स्थापित किया और सिखों को, हिंदुओं को नागरिकता भी दी। अब वो कहता है सीए कानून को भी खत्म करूंगा। एक बात और कहता है कि बिला मैं गरीबी रेखा से नीचे किस किस को 1 लाख रुपए सालाना दूंगा। अरे देश का बजट तो 40 लाख करोड़ रुपए और बांट दिए इतना 48 करोड़ रुपए, 48 लाख, देश कैसे चलाएगा। तो सारा ये कहने की बातें हैं। और दूसरे केजरीवाल जी तो आप देख ही रहो, एक महिला के साथ उसी की कोठी में कितना बड़ा जुल्म हुआ है। उससे ज्यादा हम कहना नहीं चाहेंगे कि अपना, क्योंकि मैं राज्यसभा का सांसद रहा हूं, मुझे बड़ा दुख हुआ कि एक महिला और राज्यसभा की सांसद, उसकी जो बेइज्जती, जो कुटाई मुख्यमंत्री के निवास स्थान पे दिल्ली में हुई, वो बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। इसी तरह भारत का आदरमान जो मोदी जी ने बढ़ाया देश और दुनिया में, यानी मैं कहता हूं देश हित, प्रदेश हित और समाज हित। यानी समाज हित कैसे कि भाई तू सारा काम उल्टा करेगा राहुल जी, तो ये हमारा राम मंदिर बनाया क्या, इसको भी फिर तू दोबारा मस्जिद बनाने के चक्कर में है क्या। तो ये बिना दिमाग की बातें करते हैं कि समाज की गैरत का सवाल था। समाज की गैरत और समाज का राम का संदेश, कृष्ण का संदेश। और वही राहुल जी जिनके पिता के टाइम में जो सिखों पर अत्याचार हुआ, जो अकाल तख्त को गिराया गया, यानी इज्जत का सवाल यह है कि बनवाया तो इंदिरा ने भी दोबारा था, मगर उसको गिरा के सिखों ने दोबारा अकाल तख्त बनाया। उस धब्बे को अपने इतिहास पे वो अंकित नहीं रहना चाहते थे। इसी तरह बहुत काम मोदी जी ने किए। जैसे हमने बताया कि आज अमेरिका भी
आज चीन भी, आज रूस भी, पूरा नाटो ये चाहता है कि हिंदुस्तान हमारा साथ दे। इजराइल तो भीख ही मांग रहा है साथ की। तो राहुल जी उसको भी वापस करोगे क्या? ये कहानियां इंडी अलायंस जिसने बोल रहे हैं गठबंधन की हैं, और बहुत सी सीटों पर तो चुनाव हो चुका। हमारी मेजोरिटी तो पहले से आ चुकी, और मैं कैथल के लिए और हरियाणा के लिए भी आपको एडवांस में मुबारकबाद देता हूं। जैसे सुभाष सुधा जी ने कहा कि आप पूरी ताकत के साथ नवीन जिंदल जी को जिताएं और भारत के भाग्य के निर्माण में, भारत के भविष्य के निर्माण में आप अपना बड़ा योगदान दें, ताकि भारत विश्व गुरु बने। एक बात और कहूंगा, भारत पहले भी बहुत ताकतवर था, पहले भी विश्व गुरु था, मगर हमारी सुरक्षा कमजोर होगी। पृथ्वीराज जी को जयचंद मिल गया और भाई ने भाई को रगड़वा दिया, हरवा दिया। अब सुरक्षा से हिंदुस्तान सबसे ताकतवर मुल्कों में गिना जाता है। हमारी सबसे बड़ी स्थायी सेना हमारी। हाँ, मैं सभी भाइयों से मैं प्रार्थना करता हूं, नवीन जिंदल बोल रहा हूं, आप प्लीज अब बैठ जाओ, आ गए यहाँ पर, ठीक है? अब ज्यादा लंबा नहीं रहेगा, आप कृपया करके खड़े होकर जो जो आगे जो सीटें आगे आकर के आप प्लीज आगे आ सकते हैं, आगे भी काफी सीट्स हैं, आप प्लीज आगे आ जाइए। आइए जनरल साहब, आप कृपा करके बैठ जाएं। जितनी भी कुर्सी आपके सामने नजर आती हैं, मैं कह रहा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा, एक अग्निवीर के बारे में अभी भ्रांति फैला रहे हैं सुरक्षा बलों में। मैं यही गारंटी दूंगा, मेरी उस वक्त के मुख्यमंत्री खट्टर साहब से भी बात हुई, योगी जी से भी बात हुई। अग्निवीर तो एक 4 साल का कोर्स है और किसी ने खाली नहीं रहने देंगे। 10% इनकी रिजर्वेशन होगी है पैरामिलिट्री फोर्सेस, सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ में 10% रिजर्वेशन होगी। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग में और मर्चेंट नेवी में, और टेक्निकल ट्रेड इससे एग्जम्प्टेड हैं, यानी मेडिकल कोर वगैरह पे जो टेक्नीशियन है उन पे ये लागू ही नहीं है। तो 100 का जोड़ ये है कि ये सारे एडजस्ट हो जाएंगे। इनकी विदेश में भी बहुत बड़ी मांग रहेगी, और बिना ब्याह नहीं रहेंगे। दोनों कहें बिना ब्याह रह जाएंगे, 22 साल की उम्र में तो वापस आ जाएंगे, साथ में 20 लाख रुपए लेके आएंगे और नौकरियां के ऑफर आएंगे। तो ये देश की सुरक्षा को कमजोर करने का षड्यंत्र है। सारी दुनिया में अग्निवीर है अब, इजराइल में, चीन में, रूस में। तो उसी तरह से देश को सुरक्षा कर्मियों से पूरी तरह मजबूत बनाने के लिए ये योजना लाई है। अभी तो 2 साल में रिव्यू करांगे। मनमाने सारे के सारे ने फौज में रख लिया, हम एक ने भी नहीं छोड़ा। 50 तो फौज ही मांग रही है। तो ये आप भ्रमित ना हो के मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए नवीन जिंदल को भारी बहुमत से जिताएं। जय हरियाणा, जय हिंद, भारत माता की जय, भारत माता की। एक बार जोरदार से करा, दोनों हाथ उठा के भारत माता की, भारत माता की। मेरी सभी साथी जो पीछे पानी के पंडाल पर खड़े हुए हैं, उन सब से मेरी प्रार्थना है, और जो लोग इस पंडाल के बाहर खड़े हैं, कुछ हमारे साथी आसपास की दुकानों में भी बैठे हुए हैं, तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी 1 से 2 मिनट के बीच में आपके बीच पहुंचने वाले हैं। साथ ही साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी भी हमारे बीच 1-2 मिनट में पहुंचने वाले हैं। आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि आप सब लोग अंदर आकर पंडाल में अपना स्थान ले लें, आगे पीछे ना खड़े हों। जैसे ही हमारे मुख्यमंत्री और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बीच पहुंचेंगे, हम सब करतल ध्वनि से अपने अपने स्थान पर खड़े होकर उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। वो हमारे बीच पहुंच ही चुके हैं। आइए एक बार जोरदार ध्वनि के साथ भारत माता की, भारत माता की।
आइए स्वागत करते हुए एक स्वागत गीत के साथ आइए। हमारे बीच हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी पहुंच चुके हैं। हमारे बहुत ही यशस्वी कर्मठ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। आप सब से मेरी प्रार्थना है कि आप सब अपने अपने स्थान पर खड़े होकर करतल ध्वनि से आइए जो सभी बोलेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत जो प्रकाश नड्डा राम जी को लाए और हैं नायब सिंह सैनी हम जी का उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। जिनके पास हाथ उठा के बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम। क्या सजा दी है, काशी भी सजा दी है, सजा दी है, काशी भी सजा दी है, अयोध्या सजा दी है, काशी भी सजा दी है, सजा दी है, काशी भी सजा दी है। श्री राम महर कर दो। हमारे जय बीच श्री राम। आज कुरुक्षेत्र लोकसभा की इस विजय संकल्प रैली में हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी पहुंचे हैं। उनका हम सभी यहां पहुंचने पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। साथ ही हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी पहुंचे हैं। उनका भी यहां पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। और साथ ही हमारे कुरुक्षेत्र लोकसभा के प्रत्याशी नवीन जिंदल जी यहां पहुंचे हैं, उनका भी स्वागत। अब मैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पगड़ी एक बार बनवा दीजिए। जय श्री राम। अयोध्या सजा दी है, काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। श्री राम महर कर दो, श्री राम महर कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। श्री राम महर कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। एक बार हाथ उठाकर नायब सैनी जिंदाबाद, आनंद लिया दोनों हाथ उठाकर नायब सैनी जिंदाबाद, जय श्री राम। दोनों हाथ तालियों के साथ बस इसीलिए जिंदल हम पे कमाल के हैं।
राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में जिनसे जय श्री राम। भारत माता की। अब मैं हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी से प्रार्थना की कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी को पुष्प गुच्छ और एक मोमेंटो देकर सम्मानित करें। अब मैं कैथल के अध्यक्ष अशोक गुज्जर जी से, सुभाष सुधा जी से, नवीन जिंदल जी से, हमारी बहन कमलेश ढांडा जी से, लीला राम गुज्जर जी से और हमारे तेजवीर सिंह पूर्व विधायक जी से प्रार्थना करूंगी कि हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी को पुष्प गुच्छ एवं मोमेंटो देकर सम्मानित करें। अब मैं जिला अध्यक्ष अशोक गुज्जर जी से प्रार्थना करूंगी कि हमारे प्रत्याशी नवीन जिंदल जी को मोमेंटो देकर सम्मानित करें। एक बार जोरदार ताली अशोक गुज्जर जी के लिए, सुबह 7 बजे से यहाँ पर विराजमान है, जोरदार ताली। कर्मठ नेता हर। अब मैं हमारे कुरुक्षेत्र लोकसभा के प्रत्याशी भाई नवीन जिंदल जी, जो पहले भी 2 बार यहाँ से सांसद रहे हैं, उनसे प्रार्थना करूंगी कि वो अपने विचार रखें। भाई नवीन जिंदल जी। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत ही आदर और मान के योग भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, हरियाणा के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, उन्हीं की सरकार में मंत्री मेरे बड़े भाई सुभाष सुधा जी, हमारे जिला के अध्यक्ष अशोक गुज्जर जी, मेरी बहन कलायत से बहुत ही लोकप्रिय विधायक पूर्व मंत्री श्रीमती कमलेश ढांडा जी, मेरे बड़े भाई कैथल से बहुत ही लोकप्रिय विधायक श्री लीला राम जी गुज्जर, मेरे बड़े भाई हैफेड के चेयरमैन कैलाश भगत जी, पूर्व विधायक मेरे बड़े भाई दिनेश कौशिक जी, पूर्व विधायक भाई तेजवीर सिंह जी, जनरल डीपी वत्स, पूर्व सांसद एवं पूरे कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट्री के प्रभारी मेरे भाई और पूर्व विधायक बहुत ही जुझारू साथी कुलवंत जी बाजीगर, बहन सुरभि गर्ग जी, चेयरपर्सन नगर पालिका भाई रवि तारावाली जी, जसवंत पठानिया जी चेयरमैन डीएनटी, मेरे भाई राम प्रताप गुप्ता जी, मेरे बड़े भाई सुरेश गर्ग जी नौच, संजय सैनी जी, मेरे बड़े भाई अरुण सराफ जी, माननीय राव सुरेंद्र सिंह जी, मेरी बहन और भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी, भाई राजेश पिंटू जी, जयदीप राणा जी, बहन अनीता चौधरी जी, सरदार सुखविंदर जी मांडी, भाई जसराज जस्सी जी, ऑस्ट्रेलिया से आए मेरे मित्र डॉक्टर विर्क, यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, सभी मंच पर आसीन सभी सम्मानित नेतागण, यहाँ पर सदन में सम्मानित सभी मेरे सरपंच साहिबान, सभी जिला परिषद के मेंबर्स, ब्लॉक समिति के मेंबर्स, पार्षदगण और आए हुए सभी मेरे सम्मानित बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, मेरी माताओं बहनों, पत्रकार छायाकार बंधुओं, मैं आप सभी का
और खास करके हमारे माननीय अध्यक्ष जी का हनुमान जी की पावन जन्मस्थली कैथल की तरफ से, यहां पर आप सभी की तरफ से मैं इनका बहुत अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं। और जोरदार ताली बजा करके हम नड्डा साहब का हम स्वागत करें। साथियों, जय श्री राम। जय श्री राम। साथियों, मैं बहुत आभारी हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का, हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का और हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे आप लोगों की सेवा करने का मुझे मौका दिया। और मैं बहुत आभारी हूं भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं का, सभी कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने मुझे गले से लगाया और जिस अपनेपन से आप लोगों ने मुझे अपनाया और जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, पन्ना प्रमुख से लेकर के और मंडल अध्यक्ष और सभी जितनी मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों की मेहनत रंग लाएगी। हम बहुत आभारी हैं माननीय नड्डा जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जो इन्होंने अपने कीमती समय में से समय निकालकर आज हमारे बीच में आए हैं हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, हमारी हौसला अफजाई के लिए। तो मैं माननीय अध्यक्ष जी को कहना चाहूंगा कि अध्यक्ष जी, आपके आशीर्वाद से आज हमारा यहाँ पर संगठन या कैथल जिला का संगठन हमारे अध्यक्ष अशोक गुर्जर जी के नेतृत्व में हम सब एकजुट होकर के काम कर रहे हैं। सब एकजुट होकर के पार्टी के लिए हम काम कर रहे हैं और सभी कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और आपको देख करके आज और ज्यादा सब लोगों में उत्साह भर गया है। हम सबका एक ही लक्ष्य है कि हमें इस बार, अब की बार 400 पार, अब की बार इसे सभी लोग बहुत उत्साहित होकर के काम कर रहे हैं और आपके आने से आज हमें और बल मिलेगा। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारा यहाँ आप लोगों से, और ये बातें जो है आप लोगों को सब जगह, गांव में सभी जगह फैलानी भी है। यहाँ आपसे मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, 30 साल से पुराना रिश्ता है और 10 साल मुझे आप लोगों की सेवा का मुझे मौका मिला। और उन 10 सालों के अंदर मैंने हर प्रकार से कोशिश की कि मैं बुजुर्गों की, नौजवानों की, माताओं बहनों की मैं सेवा कर सकूं। और आने वाले समय के अंदर मैं बताना चाहता हूं कि जो हमने एक संकल्प पत्र बनाया है, जो सरकारी स्कीमें हैं, सरकारी स्कीमों के बारे में तो आप सबको मालूम ही है, जिसके बारे में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी भी बताएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बताएंगे। लेकिन उसके अलावा मुझे बहुत इस बात की खुशी है कि जो हम 2 कौशल विद्या केंद्र बनाएंगे, 2 कौशल विद्या केंद्र बनाएंगे, एक कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एक कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिसके अंदर हर साल 10,000 युवा, हमारे बेटे बेटियां जो है प्रशिक्षण पाएंगे और उनको साथ साथ में उनको एक विदेशी भाषा भी सिखाएंगे। अगर वो कोई स्पेनिश बोलना सीखना चाहते हैं, कोई जर्मन सीखना चाहते हैं, कोई अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो साथ साथ में, क्योंकि हमारे बहुत से युवाओं को एक शौक है, एक चाव है विदेश जाने का, ताकि विदेश जाने का भी उनको ठीक ढंग से, और जो कोर्सेज होंगे वहां के वो मान्यता प्राप्त कोर्सेज होंगे, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, यूएसए, कनाडा के मान्यता प्राप्त कोर्स होंगे, ताकि वो कोर्स करके और फिर वो अपने बड़ी बड़ी कंपनियों में बाहर काम कर सकेंगे, बड़े बड़े कंपनियों में अपने देश में काम कर सकेंगे, और जो खुद के पैरों पे खड़े होकर काम करना चाहें वो भी कर सकेंगे। तो ये हमने एक संकल्प पत्र बनाया है, जिसका विमोचन हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने किया था, और इसका जो है लोगों के अंदर इसका बहुत एक अच्छा संदेश गया है, और आप सब भी इस बात का और ज्यादा प्रचार करें। साथियों, पिछले 9.5 वर्षों के अंदर हरियाणा में, पूरे देश में बहुत काम हुए हैं, बहुत से ऐतिहासिक कदम माननीय मोदी जी ने उठाए हैं, जिसके अंदर आप सब जानते हैं कि किस तरह से धारा 370 खत्म की गई, भव्य राम मंदिर अयोध्या में बनकर के तैयार हुआ है। ये बहुत ही ऐतिहासिक कदम है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो पहले 11वें नंबर पे थी, वो आज 5वें नंबर में पूरे विश्व में आ गई है, और आने वाले समय के अंदर, अगले 3-4 वर्षों के अंदर
वो तीसरे स्थान पे आ जाएगी पूरी दुनिया में। यूएसए, चाइना और फिर तीसरे नंबर पे भारत होगा। तो ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है। जो सपना और जो संकल्प माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया है कि हमारे देश को एक विकसित राष्ट्र बनाना है 2047 तक, तो मुझे पूरा विश्वास है कि क्योंकि हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों के अंदर से है, हरियाणा के अंदर हम माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मुझे पूरा विश्वास है कि पूरा देश 2047 तक होगा, लेकिन हरियाणा 2035 तक, हरियाणा के एक एक गांव, कैथल 2035 तक ही जो है ये विकसित हो जाएंगे। मैं कुछ आपके सामने आंकड़े रखना चाहता हूं कि जो काम हुआ है, और ये बहुत आवश्यक है कि जो महत्वपूर्ण काम पिछले 9 वर्षों के अंदर हुआ है उनके बारे में। और ये मैं सिर्फ आपको कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र का मैं आपको बता रहा हूं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 1,70,000 लोगों को इसके अंदर लाभ मिला है। जल जीवन मिशन के अंदर 3,26,000 लोगों के घर पीने का पानी पहुंचा है। प्रधानमंत्री ग्रामीण जन आवास योजना के अंतर्गत 5,000 लोगों के घर बनवाए गए हैं। प्रधानमंत्री शहरी जन आवास योजना के अंतर्गत 11,000 घर बनाए गए हैं। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 1,35,000 घरों में बिजली और 24 करोड़ की सब्सिडी दी गई है। जो हम बोलते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि सीधे खाते में जो पैसा जाता है, उससे लगभग 31 लाख लोगों को फायदा हुआ है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 2 लाख लोगों को पिछले 6 वर्षों के अंदर 628 करोड़ रुपए दिए गए हैं। आयुष्मान भारत के अंदर 12 लाख से अधिक को लाभ मिला है, जिसके अंदर 335 करोड़ की लागत आई है सरकार की। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से सड़कों का जाल बिछा है। हमारे कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र में देखें तो 860 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कों का निर्माण हुआ है। और इस बड़ी बड़ी सड़कें, इस्माइलाबाद, नारनौल, जयपुर हाईवे, चंडीगढ़ कैथल हिसार हाईवे, शाहबाद साहा 4 लेन आज हमारे क्षेत्र की जीवन रेखा बन गई हैं। इसलिए साथियों, काम बहुत हुआ है। अगर हम इन कामों को लोगों तक पहुंचाएंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि लोगों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ होगा और हम सबको वो साथ देंगे। आज कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो कि जिसके द्वार हरियाणा सरकार ना पहुंची हो, केंद्र सरकार ना पहुंची हो। इसलिए अब ये समय है कि लोगों को हम इस बात का एहसास कराएं, लोगों तक माननीय मोदी जी की राम राम लेकर के जाएं, माननीय मुख्यमंत्री जी की राम राम लेकर के जाएं, माननीय अध्यक्ष जी की राम राम लेकर के जाएं और मेरी राम राम लेकर के जाएं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि लोग आने वाले 25 मई को अपना आशीर्वाद हमें देंगे। और मैं आपको यही विश्वास करता हूं कि आप लोगों के आशीर्वाद से परमात्मा ने सब कुछ दिया है। एक ही मन में इच्छा है कि मैं आप लोगों की सेवा कर सकूं, जन सेवा कर सकूं। और मैं बहुत आभारी हूं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का कि जिनका हमेशा आशीर्वाद इनका मिलता रहता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही ये संकल्प पत्र का इसका विमोचन भी किया था, इनका आशीर्वाद लेकर के हमने साथ किया। और एक बार फिर से मैं बहुत आभारी हूं माननीय हमारे अध्यक्ष जी का कि जो समय निकाल करके हमारे बीच में आए। आप सबसे मैं एक ही बार मैं आग्रह करूंगा कि एक बार जोर से एक बार जय घोष करना है, जय का नारा बोलना है। एक ही बार बोलूंगा जोर से, माननीय नड्डा जी के स्वागत के लिए। भारत माता की धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे भाई नवीन जिंदल जी का। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूं हर एक हरियाणवी के दिल की धड़कन 24 गुना 7 आपकी सेवा में उपलब्ध रहने वाले हमारे हरियाणा प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और मुख्यमंत्री भी हैं, हमारे आदरणीय नायब सिंह सैनी जी को भारत माता के पीछे की आवाज नहीं आ। भारत माता के
मंच पर जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हम सब का मार्गदर्शन करने के आज हमारे बीच में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आज यहां उपस्थित हुए हैं। इस चुनावी सभा में हम सब का मार्गदर्शन करेंगे। ऐसे भारत के लोकप्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी के लिए जोरदार ताड़ियां बजा करके इनका स्वागत करें। हमारे बीच में हरियाणा सरकार के मंत्री और लोकसभा के प्रभारी सुभाष सुधा जी, हमारे कैथल के विधायक लीलाराम गुर्जर जी, हमारी कलायत की विधायिका कमलेश डांडा जी, प्रदेश की महामंत्री डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी और हमारे जिला के लोकप्रिय अध्यक्ष अशोक गुर्जर जी, पूर्व सांसद राज्यसभा जनरल डीपी वत्स जी, पूर्व विधायक तेजवीर सिंह जी, पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर जी, रवि तारावाली जी, कैलाश भगत जी, पूर्व विधायक दिनेश कौशिक जी, मंच पर विराजमान हमारे लोकसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय नवीन जिंदल जी, जोरदार ताड़ियां बजा करके अपना आशीर्वाद इनको दें। आज हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी आए हैं। मैं तो अपने परिवार के बीच में आप लोगों को खड़े होकर के दोनों हाथ जोड़ राम राम करने के लिए आया हूं। और भाइयों, लोकसभा की सबसे बड़ी पंचायत का, यह देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव है। यह कोई साधारण चुनाव नहीं है। यह चुनाव गांव का भी नहीं है। यह चुनाव वार्ड का भी नहीं है। यह चुनाव इस देश की दिशा और दशा तय करने वाला चुनाव है। दुनिया में भारत की भूमिका क्या होने वाली है, यह उस भूमिका को तय करने वाला चुनाव है। और आप लोगों से आग्रह है कि पिछले 10 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत किस गति से बढ़ा है, भाइयों उस गति को बढ़ाने वाला ये चुनाव है। और आप लोगों से आग्रह है कि हम 25 मई को अपना एक एक वोट डालने का और डलवाने का भाइयों काम करें, ताकि ये देश विकास की गति में और तेजी से आगे बढ़ सके। भाइयों, हमने देखा है इन 10 वर्षों में, अगर हम कुरुक्षेत्र लोकसभा की बात करें, चाहे यहां भगवान वाल्मीकि श्री कृष्ण संस्कृत विश्वविद्यालय खोलने की बात हो, चाहे यहां मेडिकल कॉलेज खोलने की बात हो, चाहे भगवान आयुष किशन श्री कृष्ण विश्वविद्यालय खोलने की बात हो, और चाहे यहां रेलवे एलिवेटेड ट्रैक बनाने की बात हो, चाहे यहां पर रेलवे के अंडरपास और ओवरब्रिज बनाने की बात हो, चाहे यहां पर हमारे इस लोकसभा क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय खोलने की बात हो, लगातार चाहे सड़कों का जाल बचाने की बात हो, इन 10 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मेरा ये कुरुक्षेत्र लोकसभा भी बदला है, पूरा प्रदेश भी बदला है, और देश भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाइयों बदला है। और मैं आप लोगों से
ये आग्रह करने के लिए, क्योंकि इतनी भारी गर्मी भी है और उस गर्मी में इतनी बड़ी संख्या के अंदर आज कैथल के अंदर आप लोग आए हैं। हम सब की एक बड़ी जिम्मेवारी है। आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी हमें यह अपील करने के लिए कि देश के अंदर हमें जो समस्याएं हैं पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनका समाधान हुआ है। आने वाले समय के अंदर ये भारत ये इस देश के लोगों के अनुरूप आगे बढ़े और यहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं लोगों तक पहुंचे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प लिया है कि 2047 तक ये विकसित राष्ट्र बनाना है और इस विकसित राष्ट्र के अंदर इस देश के 140 करोड़ लोगों की वो महत्वपूर्ण भूमिका है। भाइयों, आज जब हम देखते हैं आज गरीब तक लाभ पहुंच रहा है। आज गरीब को मकान बना करके मोदी जी के समय में दिया जा रहा है। आज माताओं बहनों को जो 2-2 किलोमीटर से सर के ऊपर मटका पानी का रख करके लेकर के आती थी, आज वो दिखाई नहीं देता। आज उसके घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की व्यवस्था भी इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने की है। भाइयों, हम सब आदरणीय नड्डा जी को सुनने वाले हैं। मैं ज्यादा समय आप लोगों के बीच में नहीं रहूंगा। मैं तो एक अपील अपने परिवारजनों के बीच में ये करने के लिए खड़ा हुआ था कि 25 मई को एक एक वोट आप कमल के बटन का दबा दीजिए, बाकी के काम हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। आपको किसी प्रकार की कोई चिंता की जरूरत नहीं है। जो हरियाणा का सबका साथ सबका विकास लेकर के बड़ी गति से विकास हुआ है, उस विकास की गति को आदरणीय नड्डा जी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इसको बढ़ाने का काम आप सबके आशीर्वाद से करेंगे। भाइयों, हम सब मिलकर के एकजुट होकर के कांग्रेस की उन भ्रष्टाचारी नीतियों को जो यहाँ पर इस प्रकार का प्रत्याशी है, भाइयों जिनका का मंच के ऊपर खड़ा होकर के कहता था कि कांग्रेस इतनी भ्रष्टाचारी पार्टी है, मैं इसके साथ बच्चों की कसम खाता हूं, मैं कभी समझौता नहीं करूंगा। और भाइयों, जो ये कसम खाता था कि कांग्रेस इतनी भ्रष्टाचारी पार्टी है, अगर सोनिया गांधी की जांच कराई जाए वो तिहाड़ जेल चली जाएगी। भाइयों, आज वो दोनों जो एक दूसरे को पानी पी करके गाली देते थे, आज दोनों गले मिल रहे हैं। और गले नहीं मिल रहे भाइयों, आज उनका एक ही मिशन है। उनका देश का विकास का एजेंडा नहीं है, उनका देश के लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने का एजेंडा नहीं है। उनका एजेंडा है भ्रष्टाचारियों को बचाना और उनका एजेंडा है परिवारवाद को बचाना। भाइयों, इसको लेकर के ये घमंडिया गठबंधन के लोग इकट्ठे हुए हैं। और मेरा आग्रह है, जो शिक्षा की बात दिल्ली में करता था, भाइयों उसने दिल्ली में गली गली में ठेके खोल दिए और ठेके खोलने नहीं, उसकी कमीशन भी घर में पहुंचाने का रास्ता बना दिया। और जब ईडी ने देखा कि ये पैसा कहां से आया, अब वो जेल के अंदर पड़ा है और जेल के अंदर भी वो हिसाब मांग रहा है। और जो ये बोलता था कि अगर मेरे ऊपर आरोप लगेगा मैं त्याग पत्र दे करके अपनी जांच कराऊंगा, आज उसके ऊपर भाइयों कोर्ट ने आरोप सिद्ध कर दिए, जेल के अंदर पड़ा है, फिर भी कुर्सी छोड़ने का नाम नहीं ले रहा। इस प्रकार का प्रत्याशी कांग्रेस ने यहाँ उतारा है। जब कांग्रेस के जमीन नीचे से खिसक गई, भाइयों जो एक दूसरे को गाली देते थे उनके साथ गठबंधन कर लिया। और गठबंधन जब हुआ है भाइयों, आज उसका निर्णय ये देश की प्रदेश की जनता करने वाली है। मैं पूरे प्रदेश के अंदर घूम रहा हूँ, लोगों के अंदर एक ही आवाज निकल करके आती है कि अब की बार फिर नरेंद्र मोदी जी को 10 की 10 लोकसभा की सीटें दे करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। लोग आज एक ही बात बोल रहे हैं और वो बात बोल रहे हैं, अब की बार
ये पूरा देश बोल रहा है और देश चाह रहा है मोदी जी के नेतृत्व में ही ये देश सुरक्षित रह सकता है। भाइयों, आप लोगों से इतनी गर्मी में हम ये अपील करते हैं कि गर्मी की चिंता किए बगैर एक एक वोट हमने इस स्वस्थ लोकतंत्र के लिए पोल करवानी है और एक वोट कैथल के अंदर यहाँ कमल का बटन दबेगा, उसकी ताकत दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के पास जाएगी। और भाइयों, जब ये ताकत मोदी जी के पास जाएगी, ये देश ये दुनिया का नंबर 1 का देश बनेगा। इसके लिए हमने काम करना है। आप सब इतनी संख्या में आए, आप सबका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और सीधा ही मैं आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि हम सब कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करें। आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस चुनावी सभा में मंच पर उपस्थित हमारे हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी हमारे साथी श्री नवीन जिंदल जी, हमारी महामंत्री डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी, श्री सुभाष सुधा जी, श्री अशोक गुजर जी, हमारे जिला के अध्यक्ष श्रीमती कमलेश ढांडा जी, श्री लीलाराम जी, जनरल डीपी वत्स जी, हमारे तेजवीर सिंह जी, दिनेश कौशिक जी, कैलाश भगत जी, कुलवंत बाजीगर जी, रवि तारामवली जी, हमारे मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण और यहां इतनी बड़ी संख्या में इतनी गर्मी में आए हुए देवी और सज्जनों, मेरे युवा साथी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा यह सौभाग्य है कि आज कैथल में आप सब लोगों के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है और जो मैंने यहां आप लोगों के मन में जो उत्साह देखा, जो उमंग देख रहा हूं, जो ऊर्जा देख रहा हूं, वह मुझे विश्वास दिला रहा है कि आपने नवीन जिंदल जी को दिल्ली भेजने का मन बना लिया है। मित्रों, मुझसे पूर्व नवीन जिंदल जी ने और नायब सिंह सैनी जी ने आपके सामने जो देश में काम हुआ, जो कैथल में काम हुआ, जो हरियाणा में काम हुआ, उसकी एक लंबी लिस्ट, लंबी सूची आपके सामने रखी है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि हमें यह समझना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सिर्फ हरियाणा ही नहीं बदला, सिर्फ देश ही नहीं बदला, मोदी जी के नेतृत्व में भारत की राजनीति की संस्कृति बदल गई, कामकाज का तरीका बदल गया। यह हमको समझना चाहिए। आप याद करो, 10 साल पहले साधारण मनुष्य, साधारण व्यक्ति, साधारण नागरिक, उसके मन से क्या निकलता था? उसके मन से यह निकलता था कि इस देश में कुछ नहीं बदलने वाला है, सब ऐसे ही चलने वाला है, कुछ बदलेगा नहीं, हमें हमारे हाल पर ही छोड़ दिया गया है। एक उदासीन मानसिकता हमको घेरे हुए थी। लेकिन 10 साल के अंदर इतना बड़ा अंतर आया है कि आज मोदी जी के नेतृत्व में सारा देश विकसित भारत के संकल्प को लेकर के अपने संकल्प को पूरा करने चल पड़ा है।
ये बदलता भारत है। एक समय था राजनीति होती थी जाति के नाम पर, राजनीति होती थी धर्म के नाम पर, राजनीति होती थी इलाका के नाम पर, राजनीति होती थी पहाड़ और मैदान का फर्क करके। और लंबे समय तक शासकों ने भाई को भाई से लड़ाया, जाति को जाति से लड़ाई, धर्म को धर्म से लड़ाया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सारा देश एक मंत्र के साथ चल पड़ा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और इस मंत्र के साथ विकासवाद के साथ चल पड़ा, विकासवाद के साथ। आज जवाबदेही की राजनीति हो गई, आज अकाउंटेबिलिटी की राजनीति हो गई, आज रिपोर्ट कार्ड की राजनीति हो गई। अभी नवीन जिंदल जी आपके सामने रिपोर्ट कार्ड रख रहे थे, अभी आपके सामने नायब सिंह सैनी साहब रिपोर्ट कार्ड रख रहे थे। ये संस्कृति, जवाबदेही की संस्कृति, यह संस्कृति, यह परिभाषा मोदी जी ने स्थापित की है इस देश में। इसको हमको समझना चाहिए। और एक बड़े स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा, देश के लिए काम करो, और देश के काम करने के लिए अगर कुछ परिवर्तन भी करना पड़ता है तो करो। पहले रिफॉर्म्स लाओ, परफॉर्म करो, ट्रांसफॉर्म करो, परिवर्तन ले आओ। और मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं, नवीन जिंदल जी ने उसका जिक्र किया। आज देखिए, कोरोना की मार के बाद अमेरिका की अर्थनीति डगमगाई हुई है, यूरोप की अर्थनीति डमाडोल है, रशिया, चाइना, जापान सभी आर्थिक दिक्कतों से गुजर रहे हैं। लेकिन आपको यह भी ध्यान में रखना होगा कि कोरोना की मार के बाद और यूक्रेन युद्ध के होने पर भी मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारत 11वें नंबर से छलांग लगा करके 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई। और हम नहीं कहते, दुनिया के एजेंसीज जो आर्थिक जगत के विशेष अध्ययन करते हैं, वो बताते हैं कि आज अगर कोई आशा की किरण कहीं दिखती है तो वो और कहीं नहीं, भारत में दिखती है, भारत में दिखती है। यह परिवर्तन आ गया। आज दवाइयों में हम सबसे दूसरे नंबर के देश बन गए, दवाई बनाने में, एक्सपोर्ट करने में। मैं भारत का स्वास्थ्य मंत्री भी रहा हूं, मैं जिम्मेवारी से बोलना चाहता हूं, इस देश में ट्यूबरक्लोसिस की दवा को आने में 28 साल लग गए, टेटनस की दवा को आने में 25 से 30 साल लग गए, डिप्थेरिया की दवाई को आने में 28 साल लग गए, जापानी बुखार की दवाई को आने में 100 साल लग गए। 1906 में आ गई थी दवाई, 2006 में भारत में आई। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य भी होगा और खुशी भी होगी कि कोरोना का पहला केस जनवरी 2020 को आया था। अप्रैल 2020 को मोदी जी ने टास्क फोर्स बैठाया और 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 वैक्सीन बना करके भारत को बचाने का काम, और 220 करोड़ डबल डोज, साथ में बूस्टर डोज लगाकर 140 करोड़ देशवासियों को बचाने का काम किया, तो मोदी जी के नेतृत्व ने किया है। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि आज भारत ने कोरोना की वैक्सीन 100 देशों तक पहुंचाई, 100 देशों तक, और 48 देशों को मुफ्त में दी गई दवा वैक्सीन मैत्री के तहत। भारत अब मांगने वाला भारत नहीं है, मोदी जी के नेतृत्व में देने वाला भारत हो गया। यह भी हमको समझना चाहिए। मित्रों, पेट्रोकेमिकल्स में हम आगे बढ़े हैं, इस्पात में हम दूसरे नंबर के हो गए हैं। आप सबके हाथ में मोबाइल है। 10 साल पहले इस मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन चाइना, मेड इन ताइवान, मेड इन कोरिया, मेड इन जापान। आज आपके मोबाइल पे लिखा है मेड इन इंडिया। आज 97% मोबाइल मैन्युफैक्चर भारत कर रहा है। यह बदलता भारत है।
यह बदलती हुई भारत की तस्वीर है। यह दुनिया की छवि की दृष्टि से देखिए आप, आज एक मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ भारत खड़ा है, यह मजबूत सरकार के साथ खड़ा है। और मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि ये जो मजबूती है वो मोदी जी के नेतृत्व के कारण और उनके कठोर फैसले जो उन्होंने लिए उसके कारण आज भारत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा, मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया में ही हमारी छवि सिर्फ आगे अच्छी नहीं हुई, देश भी मजबूत हुआ। गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, किसान, महिला, इनको अगर किसी ने सशक्तिकरण किया, इनको किसी ने ताकत दी, तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों ने दी, उनके कार्यक्रमों ने दी। आप बताइए, आज गांव गांव में पक्की सड़क पहुंची है कि नहीं पहुंची है? जरा जोर से बोलो भैया, पहुंची है कि नहीं पहुंची है? पहुंची है कि नहीं? आज हजारों किलोमीटर सड़क प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में बन गई है। आज 2 लाख पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाई गई है, ऑप्टिकल फाइबर। यह डिजिटल इंडिया हो रहा है। आज गांव में लगभग 2 से ज्यादा लाख गांवों में कॉमन सर्विस सेंटर खुल गया है, कॉमन सर्विस सेंटर। उस समय हमारे विरोधी बोला करते थे, ये भारत तो अनपढ़ है, यहां डिजिटल का क्या काम होगा, यहां ये वाईफाई क्या करेगा, ये ऑप्टिकल फाइबर क्या करेगा। बोलते थे कि नहीं बोलते थे? बोलते थे कि नहीं? आज आपको बताना चाहता हूं कि रेडी पर बैठा हुआ सब्जी बेचने वाला भी आज डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहा है, डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहा है। यह बदलता भारत गांव को मजबूत किया। गरीब 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल हर महीने पहुंचाने का काम बोलो मोदी जी ने किया कि नहीं किया? फर्क क्या पड़ा? आज 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गए, 25 करोड़ लोग। और ये मैं नहीं बोल रहा, नीति आयोग बोल रही है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोल रहा है, अंतरराष्ट्रीय संगठन बोल रहे हैं कि आज 25 करोड़ लोग भारत के गरीबी से ऊपर उठ गए हैं। और अति गरीबी भारत में 1% से भी कम हो गई है। यह है मोदी जी का नेतृत्व, जिसको हमको समझना होगा। यह प्रधानमंत्री आवास योजना, यहां बैठे हमारे बहुत से विधायक बैठे हैं, मैं भी 1993 में विधायक बन गया था। मुझे याद है कि उस समय एक पंचायत में इंदिरा आवास योजना के 2 मकान मिला करते थे, 2 मकान, एक पंचायत को 2 मकान। मेरा वीडियो आकर के मेरे को बोलता था, नड्डा साहब आपको खुशखबरी सुनानी है, आपको एक पंचायत में 2 मकान मिले, किसको दे? मैं कहता था, 1 अनार 100 बीमार, भैया ये मकान तू ही रख ले, तू ही बांट ले, मैं क्या बांटूंगा। आज मोदी जी के राज में 4 करोड़ घर बनकर के तैयार हो गए, 4 करोड़ घर बनकर के तैयार। पूछिएगा विधायकों से, एक एक पंचायत में 40 से 50 मकान बने। और वो मकान कैसा है? ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन, गैस का सिलेंडर, टॉयलेट, कोर्टयार्ड, ऐसे 4 करोड़ घर बने हैं। और नवीन बाबू को भेजिएगा आप चुनाव जिता करके, मोदी जी अगले 5 साल में 3 करोड़ और घर बनाएंगे। कोई भी व्यक्ति पक्के छत के बगैर नहीं रहेगा। यह भी हम आपको बताना चाहते हैं। मैं यहां यह भी आपको बताना चाहता हूं, यह चुनाव हमारे जीवन को बदलने वाला चुनाव भी है। आजकल आप सुनते हैं 300 यूनिट बिजली मुफ्त हो जाएगी, 200 यूनिट बिजली मुफ्त हो जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और आप सबका बिजली का बिल 0 हो जाएगा, 0। कैसे होगा? प्रधानमंत्री हर घर मुफ्त सूर्य योजना, हर घर पे सौर ऊर्जा लगेगी, हर घर पर, और आपको बिजली का खर्च उस सौर ऊर्जा से होगी।
और जो बिजली बचेगी वो सरकार ले लेगी, खरीद लेगी और उसकी भी आमदनी आपको हो जाएगी। इसकी व्यवस्था की जाएगी। यह है बदलता भारत। आयुष्मान भारत की बात की, यहां बैठे हैं सभी एमएलए, इनसे पूछिए। नवीन जिंदल जी पहले एमपी रहे हैं, इनसे पूछिए। हम सब चिट्ठी लिखा करते थे, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, मेरे इलाके में एक गरीब व्यक्ति है, उसको कैंसर हो गया है, 2 लाख रुपए खर्च होगा उसके इलाज में, उसके पास पैसे नहीं है, उसका मकान बिक जाएगा, उसकी जमीन बिक जाएगी, गरीब आदमी की चिंता कीजिए। कभी हम 2 मांगते थे, हमको 1 मिलता था, कभी हम 1.5 मांगते थे, हमको 75 मिलता था, बाकी हम जनता से इकट्ठा करते थे। आज मोदी जी ने 50 करोड़ लोगों के लिए 10 करोड़ 74 लाख परिवार, जिसके बारे में अभी नवीन जिंदल जी ने बताया कि 365 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। गरीब लोग कौन है? वो गरीब लोग रिक्शा वाला, ठेला वाला, रेड़ी वाला, सब्जी वाला, बस का ड्राइवर, बस का कंडक्टर, बस का क्लीनर, ट्रक का ड्राइवर, ऑटो रिक्शा ड्राइवर, बिल्डिंग में काम करने वाला लिफ्ट मैन, बिल्डिंग में काम करने वाला सिक्योरिटी मैन, सैलून में बाल काटने वाला, कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करने वाला, ऐसे गरीब लोगों को मोदी जी ने गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए हर साल 5 लाख रुपए की व्यवस्था की। 5 लाख रुपए की व्यवस्था की। और अब आप सुन लीजिए, जिंदल जी को जिता करके भेजिएगा, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। इस देश का कोई भी नागरिक, कोई भी बहन, कोई भी माता जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर की हो जाएगी, कोई भी बुजुर्ग जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर की होगी, किसी भी जाति की, किसी भी मजहब की, किसी भी इलाके की और किसी भी आमदनी की, अमीर हो या गरीब, सबको मोदी जी की तरफ से हर साल गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए आयुष्मान कार्ड का 5 लाख रुपए मिलेगा। 5 लाख रुपए। यह बदलता भारत है। आप बताइए, पहले बहनें लंबी लंबी लाइन लगा करके पानी के लिए रुका करती थी कि नहीं रुका करती थी? जाया करती थी कि नहीं जाया करती थी? आज हर घर नल, हर घर जल, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। इन कार्यक्रमों से नौजवान हो, स्टार्टअप, हर तरीके का प्रोग्राम, नौजवान हो, किसान हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, बोलिए हर चौथे महीने 2-2 हजार आता है कि नहीं आता है? आता है कि नहीं आता है? ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से किसानों को सशक्तिकरण किया गया है। और मोदी जी ने तय किया है कि अगले 5 साल तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि चलती रहेगी, उसको आगे बढ़ाया जाएगा, उसको पूरा किया जाएगा। इसलिए किसान हो, युवा हो, महिला हो, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करूं, ये उज्ज्वला योजना सिर्फ उज्ज्वला योजना नहीं है बहन जी, ये महिलाओं का सशक्तिकरण है। मैं गांव से आता हूं, पहाड़ी इलाके से आता हूं। मैं नायब सिंह जी आपको बताना चाहूंगा, मेरे इलाके में बहनें 5 बजे सुबह उठा करती थी, जंगलों में जाया करती थी, लकड़ी काट के लाया करती थी, लकड़ी गीली होती थी, कभी कभी सुखाने का मौका मिलता था, कभी नहीं भी मिलता था, उसको जलाती थी, 200 सिगरेट के बराबर का धुआं अपने छातियों में लेती थी, फेफड़ों में, और तब जाकर के सुबह का भोजन बनता था। आज महिलाओं के लिए 10 करोड़ लोगों को गैस का सिलेंडर पहुंचाया गया और उज्ज्वला योजना में उनको एक तरीके से आजादी दिलाने का काम किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। महिला सशक्तिकरण। आज वो 5 मिनट में चाय बनाती हैं, आधे घंटे में भोजन बना करके देती। यह परिवर्तन आया है। उसी तरीके से देखा जाए, 27 साल से महिला नारी शक्ति वंदन विधेयक 27 साल से लटका हुआ था, कोई पूछ नहीं रहा था। मोदी जी के नेतृत्व में 3 दिन के अंदर नारी शक्ति वंदन विधेयक पास हुआ, 3 दिन के अंदर। और आज अगली लोकसभा में और अगली विधानसभा में, अगली लोकसभा में और उससे अगली विधानसभा में आपके यहां 33% महिलाएं विधानसभा में और लोकसभा में बैठी। यह फर्क आया है। इसलिए हर को मजबूती देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। मित्रों,
मैं लंबी लिस्ट आपको कामों की बता सकता हूं, लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ा है, ताकतवर हुआ है और सक्षम हुआ है, आत्मनिर्भर हुआ है। ये आज ताकत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के कारण हमको मिली है। और इसलिए इस चुनाव में हमारे जिंदल जी, नवीन जिंदल जी खड़े हुए हैं, इनको आपको साथ मिलना चाहिए। मैं यहां ये भी आपको बता देना चाहता हूं, आज मेरे से सुबेरे एक मेरे वरिष्ठ पत्रकार, मेरे बहुत अच्छे मित्र, वो मुझसे पूछ रहे थे कि आपकी पार्टी में नए नए लोग आ रहे हैं। मैंने उनको साफ कहा कि जो अच्छे लोग हैं वो सबको राष्ट्रवादी ताकतों के साथ जुड़ करके आगे चलना चाहिए। और इसीलिए नवीन जी ने अपने जीवन में किसी छोटी बात के लिए नहीं, राष्ट्रीय ध्वज के लिए संघर्ष करके उसको आगे बढ़ाने का काम किया। ऐसे राष्ट्रवादी लोगों को पार्टी के अंदर ताकत दी जाए, उनको मजबूती प्रदान करे, ये हमारी जिम्मेवारी है, ये हमारा लक्ष्य है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास लेकर के चले। और पार्टी को भी हम उपकरण मानते हैं देश को मजबूत करने के लिए, वो देश को मजबूत करने के लिए उपकरण है। और इसलिए पार्टी में जो लोग देश को मजबूती देते हैं उनको लाना, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है, वो हम लोगों ने किया है। और आज हमारे नवीन जी यहां से प्रत्याशी के रूप में आए। मित्रों, हमारे कांग्रेस पार्टी के बारे में, हमारे आम आदमी पार्टी के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, मैं कुछ कहूं कोई आवश्यक नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी परिवारवादी पार्टी हो गई। कांग्रेस पार्टी और ये जो घमंडिया गठबंधन है, ये भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा बन गया। ये सब भ्रष्टाचारी एक साथ इकट्ठे हो गए, कोई बेल पर है, कोई जेल में है। और आप देखिए ये आम आदमी पार्टी, क्या है इसका चरित्र, कौन सा चरित्र है इस आम आदमी पार्टी का। मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा, पार्टी बनाई। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, चुनाव लड़ी। मैं कांग्रेस से समझौता नहीं करूंगा, समझौता किया। मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, 3 लोग भ्रष्टाचार के नाम पर जेल में पड़े हुए हैं। अब कौन सी बात रह गई। और तो छोड़ो, जो लोग महिलाओं के सम्मान की बात करते थे, आज उनके घर में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है और नेता चुप रहता है। बोलिए, ऐसे लोगों को आगे आने दोगे क्या? ऐसे लोगों को आने दोगे क्या? ये जो इस तरीके के लोग हैं, इनको, इनके टोले को सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? इनको घर बैठाओगे कि नहीं बैठाओगे? बोलो, ये भ्रष्टाचारी है कि नहीं है? बोलो, ये दोहरा जीवन जीते हैं कि नहीं जीते हैं? ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं। ये बोलने के लिए मीठी मीठी बातें और करतूतें इतनी गंदी। ऐसे लोगों को आगे आने दोगे क्या? अभी मुझे बताया गया कि मेरे पार्टी के कार्यालय के बाहर आके बोले मुझे अरेस्ट करो, मुझे अरेस्ट करो। मैंने कहा बेल कैंसिल करा, अंदर जाएगा, देर क्यों कर रहा है? पहले तो सुप्रीम कोर्ट में अर्जियां लगाते हो कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। आते भी हो तो 1 तारीख तक के लिए आए हो और फिर बोलते हो मुझे भेजो, मुझे अरेस्ट करो, मुझे अरेस्ट करो। अरे बेल अपना कैंसिल कराओ, घर जाओ, वापस जाओ, तेरा घर तो वही है। बोलो, ऐसे नेता और ऐसी पार्टी को आगे आने दोगे क्या? पक्का? पक्का? इन लोगों को, ऐसे राजनीतिक दलों को सबक सिखाने का मौका है, तो वह सबक सिखाने का मौका है नवीन जिंदल जी को। कमल का बटन दबा करके सबक सिखा दीजिए, ये आवश्यक है। मित्रों, आपका मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपने मेरी बात बहुत ध्यानपूर्वक सुनी है। आज समय की आवश्यकता है कि हम प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देखें और उनके नेतृत्व में हम सब लोग एक महान भारत की कल्पना को साकार करें। और उसके लिए एक उपकरण के रूप में नवीन जिंदल जी का हमको साथ मिले, यही मेरा आपसे निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हरियाणा।